नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। अधिवक्ता प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं से संपर्क करके उनसे अपनी कार्य योजनाओं को बता रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी अधिवक्ताओं की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस मंच के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ को उनके मतदाताओं तक, जो हमारे दर्शक भी हैं, उन तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी दीप्ति उपाध्याय जी हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या है इनकी कार्य योजना, किस तरह से अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगी सदन में। तो दीप्ति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, मौका दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दीप्ति जी, ये बताइए कि आप तो एक बार पद पर रह भी चुकी हैं, लगातार आप कचहरी में रहती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार है? तो आपकी नज़र में वो कौन सी समस्या है जिस पर आप सदन में जाते ही आप उस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और उस समस्या के निस्तारण के लिए कार्य करेंगे? क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं दीवानी कचहरी में आई थी शुरू में 2015 में मैं प्रैक्टिस के लिए आई थी, तो उस समय कम अधिवक्ता बहनें थीं, लड़के भी कम हुआ करते थे, ज़्यादा सीनियर्स ही थे। बिल्कुल। अब जो जूनियर हैं उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नए बच्चे पढ़ करके सीधे कचहरी में प्रैक्टिस के लिए चले आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इस जो ये सोच है कि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ और मुझे बैठना चाहिए कहीं, तो बैठने वाली जो समस्या है जब मैं आई थी तब भी थी और आज भी है। उसके अलावा थोड़ी असुविधा है, यहाँ पे पानी की असुविधा है। पानी की सुविधाओं को मुहैया कराया गया है, जो हम लोगों से पहले या अभी जो भी पदाधिकारी बनते हैं इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन साल भर वो जो ध्यान दिया जाता है शुरू में, पानी की सुविधाएं होती है, जगह जगह टैप लगते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और जब ख़राब हो जाता है तो उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। और तीसरी समस्या एक ये कि शौचालय की, जैसे पिंक शौचालय हमारे यहाँ एक बना, उसी तरह से 2-3 और पिंक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा महिलाओं के लिए कॉमन हॉल होना चाहिए, जहाँ पे महिलाएं कुछ देर लंच टाइम या जो भी उनका अपना समय होता है, थोड़ा समय निकालें, आपस में साथ में बैठकर बातचीत करें। नहीं, ये दीप्ति जी ये बताइए, आप महिलाएं, आप तो महिला हैं, तो अब महिला अधिवक्ताओं की संख्या लगातार कचहरी में बढ़ रही है। जो महिला अधिवक्ता है वह जो है उसकी जो है दिशा अध्ययन की तरफ हो, श्रेष्ठ अधिवक्ता बनने की तरफ हो, तो उनके लिए जो बेहतर जो अवसर है उस दृष्टि से क्या आपने सोचा है? जी, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है कि पठन पाठन की तरफ जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि वो कॉलेज खत्म करके सीधे कोर्ट आना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए एक सीनियर की बहुत ज़रूरत होती है। एक सीनियर के साथ आप बैठें, उनसे दिशा निर्देश लें कि कैसे पुस्तकों को पढ़ना है, और अगर वो 4 घंटा 5 घंटा इस परिसर में काम करती हैं तो थोड़ा समय अपने लिए निकालें। हमारे यहाँ पुस्तकालय खुला हुआ है, पुस्तकालय में जाएं, थोड़ा अध्ययन करें, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं हमारे यहाँ विद्वान अधिवक्ता पढ़े हुए हैं, उनसे बातें करें, समझें और पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें। जो युवा अधिवक्ता, लगातार युवा अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहयोग की बात कही जा रही है, क्या विचार है आपका? आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए बच्चों को। जब मैं इस परिसर में आई तो मैं एक जूनियर के रूप में आई और मैंने यहाँ कड़ी मेहनत की। उस मेहनत के बल पर आज मैं अपने साथ 2-3 बच्चों को बैठा पा रही हूँ, या मैं जो भी अर्न कर पा रही हूँ अपनी मेहनत से कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले बच्चों को, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर स्टाइपेंड मिलना चाहिए पुस्तक खरीदने के लिए, थोड़ा सा उनका जो है घर से निकलते हैं तो रिक्शा भाड़ा, अगर वो मतलब आ रहे हैं व्यवसाय करने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच भी बनी रहती है कि वकील बन गया है और ये कचहरी आ रहा है तो रुपया कमाने आ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा उनका सहयोग होना चाहिए। ये बताइए कि जैसे बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, एक सम्मान राशि की व्यवस्था किया था, जो बाद के दिनों में वो बंद कर दी गई, क्या है आपका दृष्टिकोण इस बिंदु पर, क्या कहेंगे? इस बिंदु पर मेरा दृष्टिकोण ये है कि बुजुर्ग जो भी अधिवक्ता हमारे, उनको एक सम्मानजनक राशि का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन 60 वर्ष से मिलना शुरू हो। जो भी अधिवक्ता भाई हमारे उसके लायक हैं
हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको। दीप्ति जी, जो राशि एकत्रित की जाती है वकालतनामे की, उसका अनुपात जो है भी अधिवक्ताओं के लिए भी बढ़ना चाहिए। जैसे बार में अगर वकालतनामा बढ़ता है तो पता चलता है कि अधिवक्ताओं का जो अंश है वो नहीं बढ़ता है, उसमें भी वृद्धि हो और जो राशि एकत्रित होती है उसका अधिवक्ता हित में ही सदुपयोग हो। इस दिशा में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जो वकालतनामा का जो मूल्य निर्धारण होता है, जो राशि उस पर बनती है, उसमें अधिवक्ताओं का जो है थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाना चाहिए और जो पैसा एकत्रित होता है वकालतनामा से होता है उससे अधिवक्ताओं का ही हित होना चाहिए, अन्य मत में उसको नहीं खर्च किया। बहुत सुंदर। दीप्ति जी, यहाँ का मतदाता क्यों आपको ही जो है वो अपना कोषाध्यक्ष बनाए, क्या कहेंगे? मुझे एक कोषाध्यक्ष क्यों बनाए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, अधिवक्ता भाई बहनों बंधुओं गुरुजनों के बीच मैं 365 दिन रहती हूँ। उनके सुख दुख में मैं समान भागीदार हूँ। जहाँ तक मेरी जो भी मुझसे हो पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ और यदि मुझे कोषाध्यक्ष चुनते हैं हमारे भाई बंधु, उन्हें समझ में आता है कि ये हमारे लिए सही कैंडिडेट हैं, हमारे बीच रही हैं और इन्होंने अधिवक्ता का कर्तव्य निर्वहन किया है। मैं उपाध्यक्ष रही, उसमें भी मैंने जो भी काम किया है, अगर वो उससे संतुष्ट हैं तो उन्हें कोषाध्यक्ष के पद पर मेरा चुनाव करना चाहिए। अपने प्रचार कार्यों के व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला और आप यहाँ आई और आपने अपने मतदाताओं को अपनी कार्य योजनाओं से अवगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।